हेलो दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। यदि आप इस कहानी का पहला भाग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। निर्मला ने कॉलेज से आते ही देखा कि घर में ढेर सारे मेहमान आए हुए हैं और उसकी शादी की बात चल रही है। इस तरह बिना बताए शादी की बात सुनकर निर्मला को गुस्सा आ जाता है और वे उसी तरह बेतरतीब से ठंडी कॉफी की ट्रे लिए हुए मेहमानों के सामने आ जाती है, ताकि इस वजह से भी शायद वे लोग उसे नापसंद कर दे। आपकी बेटियां तो बहुत सुंदर है, लड़के की भाभी शकुंतला देवी ने प्रशंसा भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। लगता है आपने इसे सलीके से पेश आना नहीं सिखाया, उस प्रौढ़ महिला ने कहा, जो शायद लड़के की माँ थी। और ये कॉफी तो बिल्कुल ठंडी पड़ी है। बुरा सा मुंह बनाते हुए उन्होंने दोबारा कहा, सर्दियों के दिन है, बनाकर लाते लाते हो गई होगी ठंडी। इसमें क्या बात है, जाओ बिटिया इसे दोबारा गर्म कर लाओ। रमेश जी, जो लड़के के बड़े भाई थे, उन्होंने बड़े स्नेहिल शब्दों में कहा। मारे गुस्से के तो निर्मला का बुरा हाल था, लेकिन वह मेहमानों के सामने कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो उसके माता पिता के संस्कारों और परवरिश पर उंगली उठाई जाती। इसलिए उसने खामोशी से उन सारे मेहमानों के आगे सर झुकाए उनकी बातें सुनती रही। हमें तो लड़की पसंद है, कोई बनाव सिंगार नहीं, कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही निश्चल स्वभाव की लड़की चाहिए थी हमें। शकुंतला जी ने अपनी सास के साथ साथ गुपचुप कुछ बातें करने के बाद निर्मला की माँ से कहा, और हमारे पसंद करने से क्या होता है, आप लोग भी मेरे छोटे भाई उम्मीद से बातें कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरा छोटा भाई पसंद आ जाए तो दोनों का रिश्ता तय कर दीजिए। रमेश जी ने निर्मला के पिता से कहा। उमेश 6 फीट का लंबा चौड़ा, एक अच्छी पर्सनालिटी वाला स्मार्ट नौजवान था। उसने ऐसे ही उड़ती नजरों से निर्मला को देखा। गुलाबी रंगत के चेहरे पर बड़े बड़े कमल सी आंखें, लंबी सुतवा नाक, गुलाब की कलियों से होठ, छरहरी सी संगमरमरी काया। जो भी एक बार निर्मला को देख लेता था, उसकी खूबसूरती और मासूमियत का कायल हो जाता था। निर्मला को देखकर एक बार तो उसकी आंखों में चमक आ गई, परंतु न जाने क्यों दूसरे ही पल उसने खामोशी से अपना चेहरा झुका लिया। निर्मला के पिता ने कहा, हमें तो आपका छोटा भाई पसंद है और हमें अपनी बेटी से कुछ नहीं पूछना। मैं जहाँ कहूँगा मेरी बेटी आंख बंद करके वहाँ शादी कर लेगी। आखिर हमने अपनी बेटी को संस्कार ही कुछ ऐसे दिए हैं। इतना कहते कहते गर्व से उनकी छाती फूल गई। इसके बाद खुशी खुशी आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाने का दौर शुरू हो गया। इस तरह निर्मला से बिना पूछे ही उसका रिश्ता तय हो गया और निर्मला चुपचाप सर झुकाए बैठी, अपने ख्वाहिशों और अरमानों को धराशायी होते हुए देखती रही। 4 बहनों में तीसरे नंबर पर थी निर्मला। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शालीन और संस्कारी थी। भगवान ने उसे कूट कूट कर सुंदरता बख्शी थी। जो भी उसे एक बार देखता था बस देखता ही रह जाता था। ऐसा लगता था मानो किसी देवी का अवतार हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है, लेकिन निर्मला एक ऐसी शख्सियत थी जिसमें कोई भी कमी ढूंढ निकालना संभव नहीं था। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपने माता पिता का सहारा बने। बचपन से अपने पिता को पूरे परिवार के लिए संघर्ष करते हुए देखा था। कभी कभी वह सोचती थी कि हम 4 बहनों के बजाय अगर ईश्वर ने एक भाई भी दे दिया होता तो शायद वह आगे चलकर पिता का सहारा बनता। उससे बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। दोनों बहनों की शादी में लड़के वालों की डिमांड पूरी करते करते उसके पिता की कमर पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसे में जब निर्मला के लिए रमेश जी के छोटे भाई उमेश का रिश्ता आया तो अच्छा भला परिवार और लड़का देखकर निर्मला के माता पिता तुरंत राजी हो गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर रमेश जी ने दहेज की कोई डिमांड नहीं रखी थी। निर्मला के माता पिता को हर ओर से ये रिश्ता अच्छा लगा और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आता जा रहा था और निर्मला का दिल बैठता जा रहा था। निर्मला की सहेलियों ने कई बार कहा कि एक बार लड़के से मिलकर बात कर लेना ठीक रहेगा। इससे तुम्हें भी उसके स्वभाव, पसंद नापसंद के बारे में जानकारी हो जाएगी और ससुराल जाने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ साथ तुम दोनों का पहले से भी कुछ परिचय रहेगा तो ससुराल जाने के बाद नई जगह वाली घबराहट नहीं होगी।
अपनी सहेलियों की बात मानकर निर्मला ने कई बार उमेश को फोन करने की कोशिश की। उमेश ने फोन उठाया भी, लेकिन उसकी ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। बड़े अनमने ढंग से बात करके उसने बात को टाल दिया। फिर देखते ही देखते शादी का दिन आ पहुंचा। दुल्हन के भेष में निर्मला ऐसी लग रही थी मानो स्वर्ग से उतरी हुई कोई देवी हो। जो भी उसे देखता देखकर ठग्गा सा रह जाता था। दुल्हन के कमरे में उसकी सारी सहेलियां बैठी उससे चुहलबाजी कर रही थी। बाहर सारे लोग शादी की तैयारी और बारातियों के स्वागत में लगे हुए थे। पंडित जी ने मंडप पर जब दूल्हे दुल्हन को बैठाया तो घूंघट की ओर से निर्मला ने उमेश की ओर देखा। न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। शादी के दिन तो हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी रौनक होती है। आंखों में चमक और होठों की मीठी मुस्कान एक अलग ही पहचान बताती है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उलट था। उमेश बिल्कुल अनमना सा दिखाई दे रहा था। न जाने क्यों निर्मला का दिल बैठता जा रहा था। देखते ही देखते शादी संपन्न हो गई और विदाई की बेला आ गई। निर्मला की बहनें उसके गले लगकर रो रही थी। दूर खड़े पिता अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे थे और माँ, वे तो बार बार अपने आंसुओं को पोंछते हुए निर्मला को विदाई के वक्त एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनने की शिक्षा दे रही थी। इस तरह निर्मला एक बेटी से किसी की पत्नी और किसी के घर की बहू बन चुकी थी। ससुराल में निर्मला का वधू प्रवेश उसकी बड़ी जेठानी शकुंतला देवी ने कराया। आज शकुंतला बहुत ही खुश थी क्योंकि उसकी सासू माँ ने उसी पर सारी जिम्मेदारी छोड़ रखी थी, अपने छोटे बेटे की शादी कराने की। निर्मला जैसी देवरानी ढूंढकर उसने अपने देवर उमेश की शादी कराई थी। दुल्हन देखने के लिए जो लोग भी आ रहे थे, देखकर दांतों तले उंगलियां दबा ले रहे थे और जी खोलकर उसकी तारीफ कर रहे थे। कर लो, जितनी भी खोखली तारीफें करनी है कर लो, बस सिर्फ अपना रूप ही लेकर आई है महारानी जी। इसके माँ बाप ने एक धेला भी नहीं दिया है, बस खाली हाथ बेटी को भेज दिया हमारे माथे पर। निर्मला की सास ने सारे लोगों के सामने अपने दिल की भड़ास निकाल दी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? उन्होंने अपने दिल का टुकड़ा दे दिया, अपनी बेटी हमें दे दी। इससे बड़ा भला क्या दहेज हो सकता है? शकुंतला ने अपनी सास को टोका। देखो निर्मला, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानना। माँ दिल की बड़ी साफ है, बस जुबान की थोड़ी कड़वी है। उनकी बातों को तुम दिल पर मत लेना। शकुंतला ने निर्मला को समझाया। निर्मला ने कुछ नहीं कहा, बस सर को हिलाते हुए अपनी नजरें नीची कर ली। अच्छा, अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ाती हूँ, वरना रात यहीं बीत जाएगी। शादी का घर है, मेहमान सारी रात बातें करते रहेंगे। कहते हुए शकुंतला ने निर्मला को एक बहुत ही सुंदर सजे हुए कमरे में ले जाकर पलंग पर बैठा दिया। अपना चेहरा घूंघट में छुपा लो निर्मला, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देवर जी तुम्हें देखें और गज खाकर गिर जाएं। शकुंतला ने चुहल करते हुए निर्मला से कहा। अपनी जेठानी की बात सुनकर निर्मला शर्मा गई। शकुंतला कमरे से जा चुकी थी। निर्मला ने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई। पूरे कमरों को फूलों से सजाया गया था। साइड टेबल पर सूखे मेवे और मिठाइयों के साथ दूध के 2 बड़े गिलास रखे हुए थे। पूरे बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई थी, जिसकी धीमी धीमी सुगंध पूरे माहौल को मदहोश कर रही थी। निर्मला सुहाग से इस पर बैठी अपने पति उमेश का इंतजार करने लगी। कमरे के बाहर घर में होने वाला शोर धीरे धीरे कम होता जा रहा था और फिर एक सन्नाटा छा गया। शायद सारे लोग सो चुके थे, लेकिन उमेश का कोई अता पता नहीं था। निर्मला के मन में हजारों शंकाएं जन्म ले रही थी। थकावट और नींद के मारे उसकी पलकें बंद हो रही थी और फिर धीरे धीरे कब वे नींद के मारे बिस्तर पर लुढ़क गई उसे पता नहीं चला। अरे ये क्या, तुम ऐसे ही सो गई? और उमेश कहाँ है? कुल देवी के पूजन के लिए सुबह सुबह उठाने आई शकुंतला ने जब निर्मला को दुल्हन के लिबास में ऐसे एक और लुढ़के देखा तो वह चौंक गई। जी, वे तो रात में आए ही नहीं। निर्मला ने संकोच के साथ उत्तर दिया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? सारी रात उमेश घर ही नहीं आया? शकुंतला ने चिंतित होकर कहा। अच्छा ठीक है निर्मला, तुम जल्दी से स्नान कर लो और नीचे आ जाओ। सूर्योदय से पहले हमें कुलदेवी का पूजन करना है। इतना कहकर शकुंतला बाहर चली गई। माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। अब इतनी सुबह तुम्हें क्या बात करनी है? चलो पहले देवी पूजन की तैयारी करो। और निर्मला कहाँ है? महारानी जी सोकर उठी है या सोई हुई हैं?
निर्मला बस अभी तैयार होकर नीचे आ ही रही है। लेकिन मैं ये कह रही थी कि उमेश तो कल सारी रात घर आया ही नहीं। सारी रात निर्मला अपने कमरे में अकेली बैठी रही। शकुंतला ने अपनी सास से कहा, अरे तो अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठा रह गया होगा। इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? तू तो बस तिल का ताड़ बनाने में लगी रहती है। और वैसे भी जैसे तेरे पति ने तुझे सर पर चढ़ा रखा है, क्या उमेश भी उस महारानी जी को सर पर चढ़ा ले? शकुंतला की सास ने उसे ताना मारते हुए कहा। शकुंतला समझ गई कि इनके आगे कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं है। एक ठंडी सांस लेते हुए उसने भगवान की ओर देखा और शायद मन ही मन प्रार्थना की कि निर्मला का जीवन सुखी रखना भगवान। कुल देवी का पूजन हो चुका था और सुबह भी हो चुकी थी। पूरे घर में फिर से चहल पहल शुरू हो गई थी। लेकिन इन सब से दूर निर्मला अपने कमरे में बैठी हुई सोच रही थी कि आखिर क्या बात है कि उमेश पूरी रात घर नहीं आए। जिस रात का हर लड़के लड़कियों को इंतजार रहता है, जो रात पहले मिलन की एक यादगार रात बनकर रह जाती है, वे रात तो निर्मला के लिए सूनी सेज की रात बनकर रह गई थी। पहले मिलन की रात अविस्मरणीय होती है, लेकिन यहाँ तो उसने अपने पति का चेहरा तक नहीं देखा था। अपने घुटनों में सर छुपाए निर्मला अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए डर रही थी। तभी कमरे के बाहर दरवाजे पर आहट सुनकर उसने अपनी नजरें उठाई तो देखा कि उसकी जेठानी शकुंतला उमेश के साथ कमरे में आ रही है। दोनों को आते देख निर्मला ने झट से अपने सर पर पल्लू कर लिया। अरे घूंघट क्यों कर रही हो निर्मला? तू तो पहले अपने पति से पूछ कि सारी रात ये कहाँ था। देख, मैं इसके कान पकड़कर इसे तेरे सामने ले आई हूँ। निर्मला ने कुछ नहीं कहा। शकुंतला उमेश को कमरे में छोड़कर दरवाजे को बाहर से बंद करके चली गई। अपने कमरे में उमेश को देखकर निर्मला बिस्तर पर एक कोने में सिकुड़कर बैठ गई। उसने उमेश की ओर देखा। अभी भी वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। बहुत देर तक जब उमेश ने कोई बात शुरू नहीं की तो हार कर निर्मला ने ही चुप्पी तोड़ी और उमेश से पूछा, क्या बात है? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर तो उमेश चुपचाप रहा, लेकिन फिर उसने रूखे स्वर में कहा कि देखो निर्मला, मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद मेरी ही गलती है कि मुझे बगैर किसी डर के तुम्हें सारी बातें शादी से पहले साफ साफ बता देनी चाहिए थी। निर्मला का दिल बहुत ही बुरी तरह धड़कने लगा था। वह अपने बिस्तर से उतरकर उमेश के सामने जाकर खड़ी हो गई और धड़कते हृदय से कांपते स्वर में पूछा, ऐसी क्या बात है जो आपको शादी से पहले ही साफ साफ बता देनी चाहिए थी? यही कि मुझे शादी नहीं करनी थी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इन शादी विवाह और घर परिवार के झमेले से। 24 घंटे माँ की खिंच और भैया भाभी की वजह से मुझे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। देखिए, अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो आपको भाभी से तो साफ साफ बता देना चाहिए था। शकुंतला भाभी तो बहुत अच्छी हैं। निर्मला की आवाज़ थरथरा रही थी। माँ और भैया के डर से नहीं कह सका। मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपकी इस गलती की वजह से हमारी जिंदगी तो उलझ कर रह गई है। निर्मला ने उमेश की आंखों में आंखें डालकर कहा। निर्मला की बड़ी बड़ी छील सी गहरी आंखों का, जिसमें बहुत से सवाल तैर रहे थे, उमेश सामना नहीं कर पाया और उसने अपनी नजरें झुका ली। ऐसी क्या बात है जो आप शादी नहीं करना चाहते थे? अभी भी वक्त है। आप अपने घर वालों से सारी सच्चाई बता दीजिए। हो सकता है कोई हल निकल आए। मैंने तो पहले ही मना कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन जब उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और ज़बरदस्ती शादी करवाई है, तो अब मैं दोबारा उन लोगों से क्या ही बात करूं? मैं सिर्फ तुमसे कह सकता हूं कि तुम अपने घर जा सकती हो। मेरी ओर से कोई रोक नहीं है। उमेश के मुंह से इतना सुनते ही निर्मला मानो आसमान से गिरी। एक लड़की की जिंदगी दांव पर लगाकर आप कहते हैं कि अपने घर चली जाओ। आपने कभी सोचा है कि मेरे भविष्य का क्या होगा? जब मैं लौटकर अपने घर जाऊंगी तो समाज में मेरे माता पिता की क्या इज्जत रह जाएगी? आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सारे समाज में दोषी मैं ठहराई जाऊंगी। निर्मला ने एक सांस में उमेश को सारी बात कह डाली। उमेश निर्मला के सवालों का कोई जवाब नहीं दे सका। उसने दूसरी ओर मुंह फेर लिया और इससे पहले कि निर्मला कुछ और भी सवाल पूछती, धड़ाम से कमरे का दरवाजा खुला और एक बच्चे ने उमेश से कहा कि उमेश अंकल, बाहर आपके कोई दोस्त आए हैं, आपको बुला रहे हैं। और उमेश भी शायद इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। बंदूक से निकली गोली की तरह उस बच्चे को यह कहते हुए कि ठीक है, आ रहा हूँ, कहकर वह निर्मला को जवाब दिए बगैर ही बड़ी तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल गया।
निर्मला बड़ी हैरत से आंखें फाड़े उसे कमरे से बाहर जाता हुआ देखती रही। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे सोच रही थी कि अगर ऐसा कुछ था तो उसने शादी से पहले ही क्यों नहीं माना कर दिया। अगर उसे अपने माँ और भाई से डर लग रहा था तो उसने मुझे तो बता दिया होता। मैं अपनी तरफ से ये रिश्ता तोड़ देती। कम से कम इस उलझन भरे हालात का सामना तो नहीं करना पड़ता। ये सोच सोच कर निर्मला का पूरा बदन कांपने लगा था। इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पड़ती, शकुंतला ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। शायद उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। उसने निर्मला को सांत्वना देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा निर्मला, तुम चिंता मत करो। लेकिन ये कहते हुए उसका हृदय भी कांप रहा था और जबान भी कांप रही थी।